साथ ही अध्यक्ष जी, हमारे मंच पर मौजूद देश के वामपंथी संगठनों के नेतागण, हमारे पड़ोसी देश और कुछ अन्य देशों से आए हुए हमारे बीच में वामपंथी नेतागण, देश के कोने कोने से आए प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक और अतिथि साथियों, पत्रकार मित्रों, पटना के प्रबुद्ध नागरिकों, पार्टी के इस 11वें महाधिवेशन में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस महाधिवेशन में देश के 27 राज्य और केंद्र शासित इलाकों से 1700 के आसपास प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक शिरकत कर रहे हैं और हमारी पार्टी इतिहास के अब तक का ये सबसे बड़ा महाधिवेशन है। इस महाधिवेशन के लिए हमने पटना का नाम रखा है विनोद मिश्र नगर, और जो सतीश मेमोरियल हॉल है इसका हमने नामकरण किया है कॉमरेड राम नरेश राम सभागार। हमारे दो महान नेता जिन्होंने सीपीआई के निर्माण में और बिहार में पार्टी को विस्तार देने में बहुत बड़ा योगदान दिया, उन साथियों को हम याद कर रहे हैं। जो हमारे पार्टी महाधिवेशन का ये मंच है, पिछले 5 साल में 3 सेंट्रल कमेटी मेंबरों को हमने खो दिया है। हमारे उस प्रिय साथियों को, कॉमरेड नटराजन, कॉमरेड डीबी बख्शी, कॉमरेड बीबी पांडे, उन साथियों के नाम पर हमने इस मंच को डेडिकेट किया है। कल की रैली में हमने देखा और पूरे जब से महाधिवेशन की तैयारी शुरू हुई बिहार में कि पार्टी कतारों में तो उत्साह था ही, लेकिन बिहार के व्यापक प्रगतिशील जनमत की ओर से, तमाम संघर्षशील ताकतों की ओर से हमें भरपूर सहयोग मिला, जबरदस्त उत्साह मिला, समर्थन मिला, और जिसकी झलक हमें कल रैली में देखने को मिली। और इसलिए सबसे पहले तहे दिल से बिहार की जनता का हम आज शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आवाज प्रकट करेंगे इस महाधिवेशन को सफलता दिलाने के लिए। हमारे बीच में देश के कई वामपंथी संगठनों की तरफ से साथी यहाँ मौजूद हैं। सीपीआईएम से कॉमरेड सलीम, सीपीआई से कॉमरेड वल्लभ चंद्र गुप्ता, आरएसपी से कॉमरेड मनोज भट्टाचार्य, फॉरवर्ड ब्लॉक से कॉमरेड देवराजन, मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी से कॉमरेड अरूप चटर्जी, लाल निशान पार्टी महाराष्ट्र से कॉमरेड भीमराव बंसोड़, और आरएमपीआई के हमारे साथी कॉमरेड मंगलराम कांसला। साथ साथ नेपाल के अन्य पार्टी के साथी भी आने वाले हैं। बांग्लादेश के रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी और बासठ बांग्लादेश के समाजतंत्री दल, उनके साथी भी मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया से कॉमरेड सैम वेनराइट, सोशलिस्ट अलायंस के
कन्वेनर यहाँ मौजूद हैं, हमारे बीच में और साथी आने वाले हैं वेनेजुएला से, कुछ अन्य देशों से। कुछ साथियों को वीजा नहीं मिल पाया और जिसके चलते श्रीलंका से, पाकिस्तान से, जर्मनी से जिन साथियों को आना था वो यहाँ नहीं पहुंच पाए। लेकिन बहुत सारे साथियों की तरफ से, बहुत सारे देशों से हमें एकजुटता संदेश मिल रहा है। तो दरअसल कल 17 तारीख को हमने एक अलग सत्र रखा है अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के लिए, लेकिन कॉमरेड ईश्वर पोखरेल को उनका कोई दूसरा कार्यक्रम है, उनको आगे जाना है और इसीलिए आज का कार्यक्रम जो हमारे देश के वामपंथी साथियों के लिए था, तो उसी में हमने कॉमरेड ईश्वर पोखरेल को भी शामिल कर लिया है। बाकी जो हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका परिचय भी हम कल कराएंगे, उनको सम्मानित भी कल करेंगे और उनकी बातें भी हम कल सुनेंगे। लेकिन आज ये जो पूरे दुनिया के सामने जबरदस्त संकट है, पूंजीवाद एक तरफ ढह रहा है, लेकिन ये ढहते हुए पूंजीवाद ने दुनिया को ऐसा संकट में डाल दिया है जहां एक तरफ फिर से युद्ध है, फिर से आप देख रहे हैं कि फांसीवाद सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के कई देशों में फिर से सर उठा रहा है। हम देख रहे हैं कि पर्यावरण और जलवायु का कितना बड़ा संकट है पूरी दुनिया में। तो इन तमाम संकटों से निपटने के लिए, दुनिया के प्रगतिशील ताकतों को मजबूत बनाने के लिए, हर देश में लोकतंत्र को, प्रगतिशील ताकतों को, समाजवाद की दिशा को बुलंद करने के लिए हमें आने वाले दिन में और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की जरूरत है और हमारे महाधिवेशन से इस प्रतिबद्धता को हम दोहराते हैं कि हम निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को भी आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत करेंगे। साथियों, आज जब हम पटना में ये महाधिवेशन की शुरुआत कर रहे हैं, त्रिपुरा में चुनाव हो रहा है। आज 16 तारीख, हमारे भी बहुत सारे साथी आ नहीं पाए, सिर्फ 2 साथी इस महाधिवेशन में शिरकत कर रहे हैं। पिछले 5 साल से त्रिपुरा के लोग झेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हर रोज आतंक का माहौल है, विपक्ष के ऊपर हमला है, दफ्तरों पर हमला है, कहीं कोई जुलूस निकले, कहीं कोई मीटिंग हो, मीटिंग पर, जुलूस पर किसी तरह के आप मांग उठाए, अपनी आवाज बुलंद करें, लोगों पर हमला है। तो हम बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि त्रिपुरा की जनता को अगर सच में वोट डालने का ठीक से मौका मिला तो त्रिपुरा में निश्चित तौर पर ये जो आतंक राज भारतीय जनता पार्टी का पिछले 5 साल से चल रहा है, त्रिपुरा की जनता उस पर विजय पा लेगी, छुटकारा पा लेगी। देश में मोदी सरकार, जिसको हमने एक फांसीवादी निजाम के तौर पर चिन्हित किया है और 2014 से लगातार ये फांसीवाद का जो स्वरूप है वो हमारे सामने बिल्कुल खुल करके सामने आ रहा है। अभी इसी साल के तमाम घटनाओं को अगर हम देखें, जो अभी आपने देखा कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री दिखाया गुजरात पर, मोदी क्वेश्चन, 2 पार्ट में डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। गुजरात में 2002 के जनसंघर्ष और गुजरात के बाद 2014 में जब से गुजरात मॉडल को भारत पर थोपा गया और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री की जगह पर भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तब से पूरे देश में जो फांसीवाद के हमले हो रहे हैं, इसी पर वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को पहले भारत सरकार ने रोक दिया, इमरजेंसी पावर के तहत एक आईटी कानून का इस्तेमाल किया गया, वो आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अभी दूसरा आईटी का छापा पड़ गया मुंबई में और दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स का। तो ये जो पूरा हमला हो रहा है, बिल्कुल साफ इससे दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी अगर वहां कहीं भी कोई सच को उजागर कर दिया जाए, सच्चाई को सामने ला दिया जाए, तो उसको भी भारत सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसी तरह हमने देखा कि ये जो अदानी के बारे में खुलासा हुआ, जिस तरह से शेयर मार्केट में शेयर को मैनिपुलेट किया गया,
जिस तरह से पूरे लेखा जोखा जो है हिसाब का उसमें धांधली की गई, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, शेल कंपनियों से पैसे अपने ही पैसे से घुमा करके राउंड ट्रिपिंग करके फिर लाया गया, और ये सब कुछ मोदी जी की मदद से, मोदी जी की दोस्ती की वजह से, गुजरात से लेकर के दोस्ती पुरानी है, ये दोस्ती गुजरात से चल करके अपने देश में और दुनिया भर में जाकर के अदानी को ठेका दिलवा रहे थे। इसका जब खुलासा हुआ, इस पर जब संसद में बहस हुई, तो हमने देखा कि यहाँ भी जांच कराने से सरकार भाग गई और ये कह करके चुप कराने की कोशिश हो रही है लोगों को कि हम तुम्हें राशन देते हैं, हम तुम्हें गैस सिलेंडर देते हैं और इसीलिए आपका बोलने का कोई हक नहीं है। तो ये जो पूरे देश में जिस तरह का दिख रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, 2024 नजदीक आ रहा है, ये सरकार पूरी तरह से डेस्परेट हो गई है और आने वाले दिन में और ज्यादा झूठ, और ज्यादा नफरत, और ज्यादा दमन, उसका हमें सामना करना है। तो साथियों, इसी दौर में हमारे पास, हमारे बीच में जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये साबित किया कि भारत में सामाजिक विषमता तो बहुत पहले से है, आर्थिक विषमता बहुत तेजी से और बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ रही है। इस पूरे कोविड के दौर में हमारे अरबपति खरबपतियों की संख्या बढ़ गई, लेकिन आम लोगों का रोजगार चला गया, उनकी मजदूरी घट गई। इस समय जरूरत इस बात की थी कि हमारे देश में जो टैक्स सिस्टम है उसको बदला जाता। हमारे देश में कोई संपत्ति कर नहीं है, कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, जो अमीरों पर जो कर लग सकता था वो बहुत कम है और बहुत है भी नहीं। जो हमारे देश में जो टैक्स सिस्टम है, जो जीएसटी है, वो सबसे ज्यादा, जीएसटी का बड़ा हिस्सा देश के गरीब, हम कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें वो टैक्स हम देते हैं, तो गरीब इस देश के टैक्स सबसे ज्यादा चुकाने वाले। तो इसको सिस्टम को बदलने की जरूरत थी, लेकिन हमने देखा कि इस बार जो बजट आया उस बजट में अमीरों को ही टैक्स में छूट दी गई, जो सुपर रिच है उनके टैक्स रेट में कटौती कर दी गई और जीएसटी का बोझ बरकरार रहा और गरीबों के लिए थोड़े बहुत जो भी खर्चे होते हैं, चाहे वो एनआरईजीए के लिए बजट हो या देश में कोई भी पब्लिक सर्विस वेलफेयर के लिए खर्च हो, उसमें भारी पैमाने पर कटौती है। तो ये बजट भी एक जबरदस्त आर्थिक हमला हमारे बीच में ये तेज हुआ। हम देख रहे हैं कि देश में जाहिर सी बात है कि ये जो आर्थिक तबाही है, ये जो पूरे देश में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर एक विरोध मजबूत हो रहा है। लेकिन इस विरोध को दबाने के लिए, इस विरोध को दबाने के लिए सरकार के पास वही रास्ता है लोगों वाला, नफरत का, कूट डालो और राज करो और लाठी गोली के बल पर राज करो, काले कानून के बल पर राज करो, लोगों को जेल में डाल करके चुप करा दो। तो इसी तरह का एक शासन देश में हमारे ऊपर थोप दिया गया। जो भी देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो भी सामाजिक हमारा तानाबाना था, एक कंपोजिट कल्चर का, ये सब कुछ लगातार उसको बर्बाद किया जा रहा है। राज्यों को, जो राज्यों का अधिकार था उसको छीन करके लग रहा है कि ये कोई म्युनिसिपैलिटी, ये कोई केंद्र का उपनिवेश है जो राज्य है, और गवर्नर और दूसरे तमाम पद विश्वविद्यालय में चले जाए तो वाइस चांसलर, ये तमाम पदों पर ऐसे लोगों की नियुक्ति हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं और देश में जो भी संघीय ढांचा था, जो भी लोकतंत्र है, जो सामाजिक तानाबाना था, उसको लगातार बर्बाद कर रहे हैं। अभी ये सरकार जुडिशियरी पर कब्जा जमाने के लिए किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक में एक सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे विधायिका है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों के बीच में एक सत्ता का बंटवारा होता है, एक संतुलन रहता है। इसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है कि हर जगह एग्जीक्यूटिव का पूरा कब्जा हो और पूरे राज्यों पर सेंटर का कब्जा हो। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन है, जिस तरह से सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है,
तो एक तरफ संपत्ति का केंद्रीकरण और दूसरी तरफ सत्ता का केंद्रीकरण, और ये दोनों साथ मिलकर के देश के लोकतंत्र को, इस देश में गरीबों के जिंदा रहने के अधिकार को लगातार तोड़ा जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। तो इसीलिए हमारे सामने बड़ी चुनौती है 2024 का चुनाव। लेकिन सिर्फ चुनाव से ये खतरा जो है हम इस पर काबू नहीं पा सकते। चुनाव निश्चित तौर पर जरूरी है। निश्चित तौर पर इस देश में, जैसे अभी कॉमरेड जायसवाल ने कहा, हमारे देश में कि हम होंगे कामयाब, हमें ये भरोसा है। बिहार से लेकर के पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, अगर हम इस रास्ते को मजबूत कर सके तो निश्चित तौर पर 2024 में इस सरकार से हम छुटकारा पा लेंगे। लेकिन जो आरएसएस और बीजेपी ने जिस तरह से इन्होंने जाल बिछा दी है, जिस तरह की ताकत अब इनके पास हो गई है, तो हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। समाज और राज दोनों धरातल पर इस नफरत के विचार को, ये पूरे दमन और हमले को, जिस तरह से हमारे देश के जो पुरानी सामंती व्यवस्था थी, हमारे देश के इतिहास के जो भी नकारात्मक पहलू रहे हैं, उन तमाम चीजों को, और अंग्रेजों ने जो शासन का तरीका देश में हमारे ऊपर थोपा था, उस पूरे कॉलोनियल तर्ज पर शासन चलाने का जो परिपाटी विकसित हुई है, तो इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और यहीं पर हमें लगता है कि हमारे देश के वामपंथी दलों की सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी एक भूमिका बनती है, एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, समग्रता में लड़ाई लड़ने के लिए और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये वो बुनियादी आंदोलन है जिससे अभी पिछले दिनों विधानसभाओं में, संसद में बहुत विपक्ष की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। मीडिया को तो मोदी मीडिया बना दिया गया है, जहां कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे दौर में हमने देखा कि नागरिकता कानून में जब संशोधन हुआ, एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ देश में, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की जो भागीदारी थी, वो भागीदारी ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। हमें नहीं लगता कि दुनिया के किसी देश में, किसी दौर में हमने इस तरह की भागीदारी महिलाओं की जबरदस्त एक आंदोलन में देखी। लेकिन कोविड के बाद उस पर एक रोक लगी। लेकिन कोविड के भी दौर में, कोविड के तमाम रुकावट को चुनौती देते हुए देश के किसानों ने जबरदस्त एकता और आंदोलन का निर्माण किया, और जिस आंदोलन और एकता के आगे भारत सरकार को थोड़ा बहुत पीछे हटना पड़ा और उन 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो ये मॉडल है, ये जो किसानों का आंदोलन, ये जो नागरिकता का आंदोलन, इसी ऊर्जा, इसी तेवर के साथ, इसी तरह की व्यापक एकता का निर्माण करते हुए अगर हम पूरे देश में बॉम्ब लिंचिंग के खिलाफ, सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, जो लोगों को विस्थापित किया जा रहा है घरों से, जो बुलडोजर राज चल रहा है, इसके खिलाफ अगर हम पूरे रोजगार के लिए, निजीकरण के खिलाफ, हम पूरे देश के अंदर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पूरे पर्यावरण के सवाल पर अगर इसी तर्ज पर व्यापक एकता और आंदोलन का निर्माण कर सकते हैं, तो देश का माहौल बदलेगा। और इन तमाम आंदोलनों में सबसे बड़ी भूमिका निश्चित तौर पर जिम्मेदारी वामपंथियों की है। इन आंदोलनों को संगठित करने में, इन आंदोलनों को चलाने में, इन आंदोलनों की ऊर्जा को पूरे देश भर में फैलाने में, इस पूरे एक माहौल बनाने में। तो ये काम अगर हम लोग करेंगे तब जाकर के ऊपर बदलाव होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने बिहार में देखा। बिहार में जो वामपंथी एकता, बिहार में लगातार माले के नेतृत्व में गरीबों का जबरदस्त जो आंदोलन, जिन आंदोलनों के बारे में कुणाल जी ने कुछ चर्चा की, जायसवाल साहब ने भी चर्चा की, इन आंदोलनों का ये एम था कि 2020 के चुनाव में नजारा काफी हद तक बदला और आगे चल करके सरकार भी बदल गई। तो वो नीचे के आंदोलन, नीचे की ताकत, नीचे की पहलकदमी, इससे ऊपर बदलाव आता है। और इसीलिए आज फासीवाद के खिलाफ एक निर्णायक ऐसी एकता और ऐसी पहलकदमी की जरूरत है। हमारे इस 11वें महाधिवेशन को हमने पूरी तरह, ये जो हमारे सामने कार्यभार है, इसी को समर्पित किया है। इसी के लिए इस महाधिवेशन में हम चर्चा करेंगे जो राजनीतिक प्रस्ताव है, जो सांगठनिक प्रस्ताव है, इसके साथ साथ 2 खास प्रस्ताव पर हम चर्चा करेंगे और उस पर
पारित करेंगे। एक प्रस्ताव है भारत में फांसीवाद, जो अभी तक का हमारा अनुभव है, विचारधारा के रूप में बहुत लंबा इतिहास है, आरएसएस के जन्म काल से एक मुहिम के बतौर एक लंबा इतिहास है। लेकिन सत्ता पर अगर वो काबिज हो जाता है तो वो किस तरह से देश को बर्बाद करता है, किस तरह से लोकतंत्र को खत्म करता है, उसका भी अनुभव करीब करीब 9 साल से 2014 से हमारे पास है। तो ये जो अनुभव हमारे पास है उसका सार संचालन करते हुए भारत के फांसीवाद की विशिष्टता और इस फांसीवाद के खिलाफ एक कारगर प्रतिरोध खड़ा करने के लिए उसका परिप्रेक्ष्य, उसकी दिशा, उसके कार्यभार पर हम लोग चर्चा करेंगे और बिल्कुल उसी गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे पर्यावरण को लेकर, जलवायु को लेकर, ताकि ये मुद्दा हमारे रोजमर्रा के आंदोलन का मुद्दा बने और गरीबों की जिंदगी की जो लड़ाई है, मजदूरों, किसानों, पूरे देश के शहरी और ग्रामीण गरीबों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई का एक हिस्सा बने। ये पूरे पर्यावरण का सवाल, क्लाइमेट का सवाल, इस दिशा में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारे प्रस्ताव अगले 4 दिन में 20 तारीख तक हमें करने हैं। तो इसलिए जो आज उद्घाटन सत्र है, इस उद्घाटन सत्र के बाद हम उस सत्र में जाएंगे। इस उद्घाटन सत्र में हमारे साथी जो शिरकत कर रहे हैं, खासकर हमारे तमाम वामपंथी दल के नेता हमने आमंत्रित किया था। कॉमरेड येचुरी आ नहीं पाए आज के त्रिपुरा के चुनाव के चलते, कॉमरेड डी राजा ने भी बताया कुछ अस्वस्थता के चलते आज नहीं आ पाए, लेकिन तमाम साथियों ने अपनी शुभकामना भेजी है और सभी दल के प्रतिनिधि यहाँ इस समय में हमारे बीच में मौजूद है। तो हमें लगता है कि इस पूरे जो आप सबों की भागीदारी से, आप सबों के उत्साह से, एकजुटता से ये महाधिवेशन जरूर सफल होगा और इस महाधिवेशन से और ऊर्जा लेकर के और मजबूत इरादे के साथ, संकल्प के साथ आने वाले दिन में हम देश में एक मजबूत वामपंथी एकता और एक व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण कर पाएंगे और ज्यादा जोशीला आंदोलन, किसान आंदोलन जैसे, नागरिकता आंदोलन जैसे वैसे आंदोलनों का जो मॉडल देश में खड़ा हो रहा है, इसको विकसित करेंगे देश के हर कोने में। और इन आंदोलनों के झंझावात में ये जो फांसीवाद देश में देश को बर्बाद कर रहा है, उस पर हम लोग जरूर काबू पाएंगे, देश को फांसीवाद से मुक्त करेंगे, उसके चंगुल से आजादी, लोकतंत्र, संविधान, उसकी हिफाजत करेंगे और देश की तरक्की, हिंदुस्तान को एक आधुनिक, समझवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, एक फेडरल देश के रूप में जो हमारे आजादी का आंदोलन के साथियों ने जो सपना देखा था, संविधान के प्रियम्बल में जो हमारे सामने लक्ष्य रखा गया है, उसी दिशा में ये आधुनिक हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ आप तमाम साथियों को आज के इस उद्घाटन सत्र में शामिल जो अन्य अतिथि साथी हैं, जो पटना के हमारे नागरिक मित्र हैं, सबको और कई अतिथियों को भी हमने इस पर आमंत्रित किया है। पार्टी के बाहर भी बहुत सारे साथी मैं देख रहा हूँ कि लोग आए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे महाधिवेशन में और निश्चित तौर पर वामपंथी एकता और अंतर्राष्ट्रीय एकता दोनों को हम लोग मजबूत करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी से विराम देता हूँ। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। I'm not saying anything in English. There is an English text that is just said in Hindi. It is available with all complex. It will be there in your delegate sheets. So with this, let me thank all our delegates and all our guests, observers, and leaders from the parties and leaders from fraternal parties from the government. Thank you very much.